अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ और जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले एफटीएक्स के हवाले से जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, थोड़ा-सा मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता हूँ। फिर और मार्केट की कुछ ऐसी अपडेट्स हैं। आज जुम्मा है, आपको पता है आज ऑप्शंस की जो ट्रेड्स हैं वो एक्सपायर होती हैं, उनका थोड़ा-सा जायज़ा लेंगे। अ, अच्छा, जो एफटीएक्स का केस चल रहा है, उस हवाले से बड़े होशरुबा, आप कह लें होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं और ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मामला मुझे ऐसे लग रहा है सिर्फ एफटीएक्स तक महदूद नहीं है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आपके साथ मैं शेयर करूँ, लेकिन सबसे पहले जो न्यूली अपॉइंटेड सीईओ हैं एफटीएक्स के, उनका नाम है जॉन रे। जॉन रे इनका नाम है, जिसको सीईओ का जिसको एफटीएक्स का नया सीईओ मुकर्रर किया गया है और बैंक्समैन फ्रीड ने रिजाइन कर दिया। अब ये माना जाता है कि मार्केट के एक्सपर्ट बंदे हैं, जो जितने भी बैंकरप्ट कॉरपोरेशंस होती हैं उनको ये फैसिलिटेट करते हैं लीगल मामलात में। उनकी स्टेटमेंट यह है कि उनके पूरे कैरियर में, मतलब मार्केट का सबसे प्रोफेशनल बंदा, उसकी ओपिनियन ये है कि उनके पूरे कैरियर में इस तरह का कोई केस नहीं आया जिसमें इतनी ज्यादा इन कारपोरेशनल फेलियर की मिसालें वो दे रहे थे। कौन कौन सी ऐसी खतरनाक चीजें हैं जो मीडिया पे इस वक्त रिपोर्ट की जा रही हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। नंबर वन, अलमेदा, जो एफटीएक्स के साथ वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म थी, इन्वेस्टमेंट फर्म थी, उनको एफटीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग करने में, आप ट्रेड लगाते हैं लेवरेज लेके, अगर मार्केट आपके मुखालिफ चले जाती है, यू पे द प्राइस। आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो सकता है। लेकिन एफटीएक्स की एक्सचेंज के ऊपर अलमेदा को एग्जेम्प्ट किया गया था, उसको इस्तिस्ना था कि अगर वो एफटीएक्स के ऊपर कोई ट्रेड लेता है, अगर ट्रेड और मार्केट उसके खिलाफ चले जाती है तो उसका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में, एफटीएक्स ने अपनी जो फंडिंग फर्म थी उसको ये इजाजत दी कि वो जितना मर्जी लेवरेज ले और जिस तरह की मर्जी ट्रेड ले, और अगर ट्रेड उसके मुखालिफ चले जाती है तो उसका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। तो इस तरह का ओपन हैंड था ये, बहुत बड़ी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ एफटीएक्स और उसके साथ जो फंडिंग फर्म है अल्मेडा, उसके साथ नहीं है, मार्केट के जो दीगर एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, तो उन तक भी यही सिचुएशन है। अभी यहां तक रुकती नहीं है बात। अच्छा, पिछले दिनों एफटीएक्स की हैकिंग से मुतल्लक भी रिपोर्ट किया गया। अभी ये इंफॉर्मेशन बड़ी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहामास गवर्नमेंट ने जानबूझ के एफटीएक्स पे प्रेशर डाला, बैंक्समैन फ्रीड पे, कि चूंकि ये भी रिपोर्ट किया जा रहा था कि बैंक्समैन फ्रीड ने जानबूझ के उनके जो एफटीएक्स एक्सचेंज था उसके अंदर एक ऐसा लकूना छोड़ा था कि वहां से वो फंड्स वगैरह साइफन कर सकते थे। तो अभी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि बहामास गवर्नमेंट ने बैंकमैन फ्रीड को ये खुद कहा कि अपने सिस्टम के अंदर जो फंड्स हैं उनको हैक करो, वो रास्ता जिस रास्ते से आप फंड साइफर करते हो वहां से फंड्स निकालो, ताकि बहामा गवर्नमेंट वहां से फंड्स निकाले। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि इस वक्त बहामा गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इथीरियम होल्डर है। तो ऑब्वियसली ये जो हैकिंग हुई है, ये तो जब सारी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा असल रिपोर्ट क्या है। लास्ट में इस हवाले से एक और हैरानकुन बात, कि सैम बैंकमैन फ्रीड जो कि ऑलरेडी अरबोपति बंदा था, उसने जो इसकी हेज फंड अल्मेडा है, उसने 3.3 अरब डॉलर बैंकमैन फ्रीड को कर्ज दिया था। क्यों दिया था आई डोंट नो, ये तो इन्वेस्टिगेशन, ये कोर्ट की फाइलिंग है जो अदालत में रिपोर्ट किया है नए सीईओ ने, ये उसकी रिपोर्टिंग के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो ये वो सारी मिसमैनेजमेंट है जिस वजह से एफटीएक्स क्रैश हुआ, जिस वजह से आपको आइंदा मजीद मार्केट के एक्सचेंजेस या बिजनेसेस भी जो जो इस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में को एक्सप्लॉइट करके पैसे बनाने की कोशिश करेगा, वो इसी तरह सफर करेगा जिस तरह एफटीएक्स, लूना और दीगर मार्केट के प्लेयर्स के साथ जो हो रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि आज जुम्मा है और जुम्मे को ऑप्शंस की जो ट्रेड्स हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, इसके हवाले से मेरे चैनल पे कोई वीडियो मौजूद नहीं है। मैं सोच रहा था कि किसी दिन टाइम निकाल के आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आगाह करूं। ऑप्शन ट्रेडिंग भी बड़ी अच्छी ट्रेडिंग होती है, बल्कि इसमें लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल
जुम्मे के दिन ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे जो है ऑप्शंस एक्सपायर होती हैं, तो आज जुम्मा है, आज एक्सपायरी है। अगर आज एक्सपायरी होती है तो 3-4 सिनेरियो है। अगर तो बिटकॉइन की प्राइस 15,500 की रेंज से लेके 16,500 की रेंज में रहती है, तो जिन्होंने पुट कॉल्स लगाई थी ट्रेडर्स ने, यानी जो बेयर्स थे, उनको तकरीबन 120 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट होगा उन ट्रेडर्स को। अच्छा, प्राइस अगर 16,500 से 17,500 रहती है तो फिर भी बेयर्स को प्रॉफिट होगा 75 मिलियन का। अगर प्राइस 17,000, जो कि मेरा ख्याल है 17,000 की इस वक्त 17,500 प्लस पे ट्रेड हो, हाँ 17,700 पे ये ट्रेड हो रही है। अगर ये 17,500 से 18,000 की रेंज में रहती, सॉरी मैं 17,000 कह रहा हूं, ये 16,700 पे ट्रेड हो रही है, और प्राइस जो है अगर 17,500 से 18,000 की रेंज में जाती है, फिर भी बेयर को प्रॉफिट है। तो जो बुलिश ट्रेडर हैं इस ऑप्शन एक्सपायरी पे, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट उस वक्त होगा अगर बीटीसी की प्राइस 18,000 से अबव जाके 18,500 की रेंज में ट्रेड होती है, फिर कहीं जाके उनको 25 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। तो दूसरे लफ्जों में ये जो एक्सपायरी है आज के दिन, बेयर मार्केट का रुझान मुझे ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो जितने बेयर ट्रेडर्स हैं, अब ये ट्रेडर्स की कोशिश होगी कि बीटीसी की प्राइस 15,500 से लेके 16,500 की रेंज में रहेगी, तो बेयर्स को 120 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट होगा। तो एक तो मुझे ये वजह नजर आती है बीटीसी की प्राइस मजीद प्रेशर में रहने की। दूसरा, ये एक और चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये वेल अलर्ट है, जो कि बड़े बड़े जो वेल बड़ी बड़ी जो अमाउंट्स होती हैं उनके ट्रांसफर को वॉच करता है। इसने कहा जी 68,200 बिटकॉइन, जो कि तकरीबन $1 बिलियन की अमाउंट बनती है, वो वॉलेट से निकल के, अननोन सोर्स से निकल के वो बाइनांस में क्रेडिट हुआ। अब ये क्यों हुआ? ऑब्वियसली जब कभी कोई वोलाटाइल करेंसी किसी एक्सचेंज में जाती है, तो वो एक्सचेंज में स्टोर करने के लिए नहीं जाती। इस वक्त जब सारा इन्वायरमेंट है, ये मैं सेंटीमेंट की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसमें अगर आप देखें, ये एफटीएक्स के बाद स्टेबल कॉइन एक्सचेंजेस से निकल के, ये बिल्कुल अनहोनी स्टोरी है। यहाँ तो लोग स्टेबल कॉइन को एक्सचेंजेस में डालते हैं, वहां से बराह रास्त बैंक में या पी टू पी से अपने उसको फियाट करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी एफटीएक्स के पास जो इन्वेस्टर है, क्रिप्टो इन्वेस्टर, उसने क्रिप्टो करेंसीज को सेल नहीं किया, बल्कि वहां से एक्सचेंजेस से निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट में डाला है। ये जो सबसे जो BUSD है, उसमें एफटीएक्स के बाद अभी तक तकरीबन 6 अरब डॉलर जो है वो पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है, और यूएसडीसी जो है उसका तकरीबन 40 अरब डॉलर के करीब लोगों ने अपने फंड एक्सचेंजेस से निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट में डाली हैं। इसी तरह यूएसडीटी में भी तकरीबन 25 अरब डॉलर जो है वो एक्सचेंजेस से निकल चुका है। तो एक्सचेंजेस से फंड्स तो निकल रहे हैं, लोग अपने पर्सनल वॉलेट में फंड्स डाल रहे हैं। इसके बावजूद कोई अगर एक्सचेंज में फंड डालता है, तो आप मैं उम्मीद करता हूं मैं गलत हूं, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि ये $1 बिलियन अगर मार्केट में सेल होता है, तो क्रिप्टो जो बिटकॉइन की प्राइस है, जो कि ये बिटकॉइन है 68,200 के करीब, ये बिटकॉइन की अमाउंट है, अगर ये सेल होती है तो बीटीसी की प्राइस को अच्छा खासा नीचे ड्रॉप होता आप देख सकते हैं। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं। अच्छा जी, सोलाना के हवाले से टाइम टू टाइम मैं पिछली चंद वीडियोस में आपको अपडेट करता आ रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है, बाइनांस, ओकेएक्स और बायबिट ने यूएसडीटी और यूएसडीसी के जरिए अगर आप सोलाना के नेटवर्क के जरिए डिपॉजिट्स करते हैं तो उसको सस्पेंड कर दिया। टेम्परेरली किया, कहते तो वो है कि टेम्परेरली किया, ओब्वियसली इसका ताल्लुक जो है सोलाना, और सोलाना का ताल्लुक एफटीएक्स के साथ, इसके साथ इसका ताल्लुक है। तो सोलाना की प्राइस में या सोलाना की ब्लॉकचेन में जो टोकन्स हैं, उनमें अगर आप कहीं प्रॉफिट में हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि टाइमली अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने जो है महफूज करें। अच्छा जी, ये मार्केट की कुछ अपडेट थी। अब मैं रैंडम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अब ये इस सारी सूरत हाल में आपके जहन में सवाल आ सकता है कि मार्केट में जितना पैनिक है, मार्केट में जितना खौफ है, कौन सी क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी चाहिए? आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मुकद्दस भाई बताएं कौन सी ऐसी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं जो इस वक्त हमें खरीदनी चाहिए। यकीन माने, ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैंने खुद लर्न किया है, उसके बाद मेरी रिकमेंडेशन बीटीसी के अलावा और कोई नहीं है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बीटीसी के अलावा, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना रिस्क से खाली नहीं है। उसकी वजह, ये ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो कॉइन बेस के हेड हैं, अभी ये 16 दिसंबर को, आज 18 है, 2 दिन पहले इन्होंने कॉइन बेस के शेयर, यानी कोई कंपनी उसका हेड, उसको तो ये चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कोई टोकन लॉन्च करता हूं और लॉन्च करके मैं
पब्लिक को कहता हूँ जी मेरा टोकन खरीदें, आप मेरा टोकन खरीदेंगे, उससे फंड रेजिंग होगी, मैं मजीद अपने ऑपरेशंस, अपने जो फंक्शन, अपने ऑपरेशंस कंपनी के फंक्शन उसको फंक्शनल रख सकूंगा। अगर सारे लोग मुझे पैसे देते, मेरे टोकन खरीदते जाए और बाद में मैं ही सेल आउट कर दूं, तो क्या ये फेयर डील है? इट्स नॉट अ फेयर डील। तो ये ब्रायन आर्मस्ट्रांग जो कि कॉइनबेस के हेड हैं, आपको याद होगा कॉइनबेस ने कॉइनबेस एक पब्लिक फर्म बन गई है, यानी बाकायदा वो अपनी जैसे दीगर कंपनीज पब्लिक फर्म जो है वो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑफर करवा दिए। कॉइनबेस ने भी अपना आईपीओ किया था, पिछले साल ही किया था, और जिस दिन किया था उस दिन भी अच्छा खासा इसकी प्राइस में डंप आया था। तो अभी ये 1.6 मिलियन की इसने शेयर सेल किए हैं, यानी खुद इस बेयर मार्केट में ये आउट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ये वैसे इसका ताल्लुक क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक माइंडसेट के साथ है। ये यहीं तक महदूद नहीं है। ये मैं लाइट कॉइन के फाउंडर 2017 की बात कर रहा हूं। 2017 में लाइट कॉइन के फाउंडर, आजकल वैसे लाइट कॉइन आपको TWT, GMX मेरा ख्याल है, ये 3-4 आल्ट कॉइन्स आपको इस बेयर मार्केट में भी पंप होते नजर आ रहे हैं। तो लाइट कॉइन के फाउंडर ने 2017 में जितने उनके पास LTC टोकन थे सारे ही उन्होंने जनाब सेल कर दिए। इसी तरह यहीं तक महदूद नहीं है, इथीरियम के विटालिक बटरन से ये एक इंटरव्यू में, पुरानी वीडियो है लेकिन ये इस पुरानी वीडियो में इंटरव्यूअर ने विटालिक बटरन से पूछा कि आपने कभी इथीरियम सेल भी किया है मार्केट में या आप होल्ड कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा जी कि हमने इथीरियम फाउंडेशन ने, जब इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई पे गया था तो उस वक्त इथीरियम फाउंडेशन ने मेरा ख्याल है कुछ 60,000 प्लस इथीरियम सेल किया था, यानी उस वक्त मार्केट को डंप करने वाले ये इथीरियम फाउंडेशन है। अब मैं जो आपको ये, अच्छा यहीं तक महदूद नहीं है, ये क्रिप्टो मार्केट ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में, ये फेड ऑफिशियल्स टू सेल स्टॉक्स टू अवॉइड अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये जितने हमारे रेगुलेटर्स हैं, ये हमारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, वहां पे काम करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, बेशक वो पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बराह रास्त खुद स्टॉक मार्केट में या जितनी इन्वेस्टमेंट मार्केट है वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, या वो खुद करते हैं या उनके कोई रिश्तेदार करते हैं या उनके जो स्पॉन्सर्स होते हैं बिजनेसमैन, उनकी वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और जब कभी कोई ऐसा एक्शन वो लेने की तरफ जाए जिससे वो जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है उसके ऊपर इंपैक्ट हो, वो उससे पहले खुद अपने आप को आउट करते हैं, उसके बाद वो जनाब कार्रवाई डालते हैं। और जो आम रिटेलर है, छोटा रिटेलर बेचारा, वो इस सारे क्रैश में जाके फंस जाता है। तो ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट तक महदूद नहीं है। तो इस वजह से जब इस तरह का इन्वायरमेंट होता है तो इस सूरत में ऐसी क्रिप्टो करेंसी की तरफ नजर जाती है जिसका कोई फाउंडर नहीं है, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मेरे पास सोलाना नहीं है, इसका कोई कतई मतलब नहीं है कि मेरे पास इथीरियम नहीं है। इथीरियम अभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर खरीदूंगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का जो माइंड रखने वाले लोग हैं उनको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूं कि जैसे इथीरियम की एक कोई फाउंडेशन है, इथीरियम जैसे ही पंप करता है वो सेल कर, अगर पहले भी किया है तो आइंदा भी कर सकते हैं। इसी तरह सोलाना, ये मार्केट की हर आल्ट कॉइन कौन सी है? हर वो कॉइन जो बिटकॉइन नहीं है वो आल्ट कॉइन है। हर वो कॉइन जो है वो सेल हो सकता है और उसके जो अपने फाउंडर्स हैं, उनकी जो अपनी टीम है वो सेल कर सकते हैं। बिटकॉइन में ऐसा सीन नहीं है, बिटकॉइन का कोई फाउंडर नहीं है। तो इस वजह से अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये रग पुल कह लें इसको या जो मर्जी कह लें, इस तरह अगर आप इससे इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मोदी जी की मैं एक शॉर्ट सुन रहा था, मोदी जी इज अ ब्लॉकचेन बिलीवर। जब मैं मोदी की तरफ देखता हूं, हम लोग यहाँ पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से बहुत नफरत फैलाई जाती है और इंडिया में पाकिस्तान के हवाले से, और ये जो अशराफिया, ये अपने अपने पावर पॉलिटिक्स की वजह से, अपने अपने मफादात की वजह से हम अवाम को आपस में लड़ाते हैं, हमारे अंदर नफरतें फैलाते हैं। और इस बंदे को पाकिस्तान में चाय वाला और पता नहीं क्या क्या, ये वो चाय वाला, मैं इसका ये स्टेटमेंट सुन के यू कांट इमेजिन, ये मैं अगर आप मुझे, मैं कहीं मुझे कॉपीराइट ना आ जाए, ये ब्लॉकचेन के हवाले से वो बंदा जिसको हम चाय वाला समझते हैं, वो हमारे सियासतदानों से उसका विजन बहुत आगे मुझे नजर आता है। जब मैं ये सारा उसका ये इंटरव्यू सुना, उसकी नजर में अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडिया जो कि उसके ऊपर काम कर रहा है, उसने कहा हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, इससे क्या होगा कि हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, मतलब कम इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा गवर्नेंस इंप्रूव कर सकते हैं,
करप्शन खत्म कर सकते हैं, अपने तमाम मामलात को इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से दुरुस्त कर सकते हैं। ये मुझे तो मोदी जी हमारे जो मुल्क की सिया इवन इमरान खान बावजूद इसके कि मुझे मेरी तरह हजारों लाखों इमरान खान के चाहने वाले हैं, इस सेंस में कि यार मौजूदा जो हमारी सियासी एलीट है उसमें से सबसे बेहतर है, मतलब वो आइडियल सियासतदान नहीं है लेकिन उनसे बेहतर है। इसके बावजूद मुझे तो मोदी उससे भी ज्यादा प्यारा लगता है, जो अपनी आवाम जिसका विजन जो है ये छोटे छोटे सियासी मफादात और पावर पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं है। तो मतलब ये एक मेरा थॉट था, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। अच्छा जी, अभी ये जो कल मैंने आपको जेनेसिस जो फर्म है उसके हवाले से बताया, तो आप लोगों के अगर जेमिनी एक्सचेंज में कोई फंड्स पड़े हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि फंड्स वहां से निकाल लें। अगर जेमिनी के जो अपने टोकन्स हैं उनका स्टेबल कॉइन अगर आपके पास कुछ पड़ा हुआ है तो आप अपने आप को वहां से फौरन आउट करें, क्योंकि ये जो अगर जेनेसिस ने विड्रॉवल रोकी है, अगर मजीद ये प्रॉब्लम बिगड़ती हैं तो एक्सचेंजेस में जहां दूसरा है, सबसे पहले जो हिट है वो जेमिनी के बारे में आ सकता है, जो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं। अच्छा जी, ये एक आप में से ऐसे लोग जो माइनर माइनिंग में इंटरेस्टेड है, ये एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर 1400 वाट का ये हीटर है, जिसकी पाकिस्तानी रुपए में अमाउंट तकरीबन ये कुछ 3-1 लाख का बनता है। और ये एक बड़ा जो कमरा है उसको बड़ी आसानी से ये गर्म कर सकता है। अभी मैं ना तो मैंने खुद खरीदा है ना कोई मेरे इस पे एक्सपोजर है, चलते चलते एक मेरी नज़र से गुजरा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप ये इलेक्ट्रिक हीटर मंगवाते हैं, गो के पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है, अगर आप मंगवाते हैं 3 लाख रुपया तो इसकी कास्ट है, तकरीबन $1200 इसकी कास्ट है। अगर आप ये मंगवाएंगे तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है को 1.5-2 लाख रुपया तो आपको कस्टम चार्जेस लग जाएंगे, तो ये 4-5 लाख रुपए की डिवाइस है। लेकिन ये माइनिंग बिटकॉइन माइनिंग मशीन है। एक तो आपके कमरे को हीट, मतलब ये मशीन बिटकॉइन माइन करती है और उससे जो हीट आती है उससे आपके कमरे को हीट, ये सर्दियों में हम लोग जो करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी सिर्फ 1400 वाट की ये डिवाइस है। 1400 वाट की डिवाइस है। अगर आप माइनिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरा कोई अपना जाती एक्सपीरियंस है, अच्छी तरह ड्यू डाइलिजेंस करने के बाद, इसके रिव्यूज पढ़ने के बाद फिर आप इसमें अगर चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। अच्छा जी, ये लास्ट में आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करके तो मैं आज की वीडियो को एंड करूंगा। ट्विटर इस वक्त क्राइसिस में है, वहां के एम्प्लॉयज खुद रिजाइन कर रहे हैं। आपको पता है कि इलन मस्क ने ट्विटर के साथ जो मामला मैनेज हो रहे हैं, अब एम्प्लॉयज क्यों छोड़ रहे हैं, ये मैं आपके साथ अपना एक थॉट शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने खुद लर्न किया, मेरा अपना, आप नहीं कह सकते इसको। अक्सर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ऐसे अफराद जो अपना छोटा मोटा स्मॉल स्केल में बिजनेस चलाते हैं, या घर में खवातीन घरों में काम करने वाली होती हैं, घरों में खवातीन काम करने वाली खवातीन टिकती नहीं है। कुछ ऐसे घराने हैं, कुछ ऐसे कारोबार हैं जहां पे मुलाजम जो है वो टिकते नहीं है। तो आप लोगों के जहन में आता है, आप लोग शिकायत करते होंगे कि यार मेरा अपना एक जानने वाला करीबी रिश्तेदार कह लें कि उसके भी यही मसाइल रहता है कि उनके पास कोई काम करने वाला टिकता नहीं। इस हवाले से अगर आप लोगों को भी ये मसला है या आपके किसी जानने वाले को, तो मैं थोड़ा सा अपना एक थॉट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त जो लोग कारोबार के लिए जाते थे, तो वहां पे जो बॉसेस वगैरह होते थे या मालिकान होते थे, वो अगर गालियां भी दे देते थे ना अपने मुलाजमीन को, तो वो मुलाजमीन वहां पे टिके रहते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोग वर्क प्लेस पे इस वजह से जाया करते थे, नौकरी इस वजह से करते थे, फॉर देयर सर्वाइवल। उस वक्त उनको अपने सर्वाइव, अपने बच्चों का, अपना पेट पालने की जरूरत होती थी, तो वो मालकान का, अपने बॉसेस का बुरा भला भी सह लेते थे। अब ये दौर खत्म हो चुका है। ये दौर इंफॉर्मेशन, ये हमारे हमारे हमारी एज में नहीं, हमारी जनरेशन से भी, हमारे माँ बाप के भी जो माँ बाप थे, यानी हमारे दादा परदादा, ये उनकी जनरेशन का ये दौर है। अब ये दौर नहीं है। अब इस दौर में ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में अगर आप अपने मुलाजम की रिस्पेक्ट नहीं करते, देखें ज्यादातर लोग अब्यूसिव कहां से आपको नजर आता है, कहां से आपको गालियां गलोच नजर आते हैं, जहां पे वो बेचारे लोग जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल की किसी शॉप पे चले जाए, वहां का जो दुकान का मालिक होगा अपने मुलाजम को गालियां निकाल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारा मुलाजम वहां से सीखता है
चंद दिन गालियाँ खा के सीख लेता है, साल 2 साल, फिर उसके बाद वो अपना मोटरसाइकिल की शॉप बना लेता है। इसी तरह हमारे ये छोटे-मोटे कारोबार सारे इसी तरह स्ट्रक्चर से चलते हैं। अब वो ज़माना नहीं है भाईजान, आज की जवान नस्ल जो है, इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। हर चीज़ वो कहते हैं भाई मुझे गालियाँ खा के सीखने की क्यों ज़रूरत है। अब लोग वर्क प्लेस पे इस वजह से नहीं जाते क्योंकि उन्होंने सर्वाइव करना है। ये काम उनके माँ-बाप ने कर दिए। अब वो जाते हैं अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड लाइफ गुजारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ ढूँढने के लिए उनको ज़रूरत है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमें रोज़गार, हमें कैरियर की ज़रूरत है। और कैरियर वो वाला ढूँढते हैं जिसमें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और अगर आपके घर में आपकी कोई मुलाज़मा नहीं टिकती, आपकी दुकान में कोई मुलाज़िम नहीं टिकता, तो उनमें कीड़े निकालना, उनका कसूर निकालने की बजाय अपने बिहेवियर पे नज़रसानी करें कि क्या कहीं आपके अंदर कोई मसला तो नहीं है? क्या आप जिस तरह उनको गुलामों की तरह ट्रीट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ये मेरा लास्ट में एक मैसेज था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।